करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या होता है देख सकते हो। इसका जो फॉर्मूला आता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इसका पूरा चित्र होता है। ठीक है, तो एकदम चित्र को भी एकदम आसानी से आपको समझाएंगे, और इसका जो डेरिवेशन होता है ठीक है बहुत ही आसानी से आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो। और बात करें यार तो एग्जाम के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पूरा चित्र और इसका पूरा डेरिवेशन ठीक है बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे। तो यार वीडियो देखने हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, समझाने की गारंटी मेरी। ठीक है, तो चलो देखते हैं गॉस की प्रमेय। तो इसका पूरा रफ कर देते हैं इसको, और फिर आपको सबसे पहले इसका चित्र बनाना सिखाते हैं। तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो ये है गॉस की प्रमेय का कथन। ठीक है, या कह सकते हो यही इसका मेन पॉइंट है, और इसी से चित्र बनेगा, इसी से इसका फार्मूला बनेगा, और इसी से डेरिवेशन भी होगा। ठीक है, तो देखो गॉस की प्रमेय होती क्या है। किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्या कहा गया, गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी भी गॉसियन पृष्ठ, तो चलो अभी चित्र भी बना के दिखाएंगे। देखो गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से आपका बनेगा पूरा। ठीक है, तो देखो किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई, तो जो फाई ई होगा आपका वो किसके, वो कह रहा है फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश की मात्रा का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना का मतलब गुणा कर दो, बस यही आपका गॉस की प्रमेय है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय का, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसका डेरिवेशन करना है, तो वो भी समझो कैसे होगा। देखो कहा गया किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस टाइप से एक गॉसियन पृष्ठ बना लेना है। ठीक है, अब मान लो इस गॉसियन पृष्ठ में एक बिंदु यहाँ पे है ओ। ठीक है, ओ बिंदु है जिस पे प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। आप देखो इस ओ से मान लो स्मॉल आर मीटर दूरी पर, ठीक है, स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, ध्यान समझना ना, अभी थ्योरी लिखना भी बता देंगे। ठीक है, ओ से स्मॉल आर मीटर दूरी पर मान लो यहाँ पे एक बिंदु पी है। ठीक है, एक बिंदु पी है। ठीक है, ये जो बिंदु पी है इसको ऐसे मिला देते हैं। देखो ये हो गया आपका, एकदम ध्यान समझते रहो, तो एकदम आसान है। देखो ये आपका आर था। ठीक है, तो ये ओ बिंदु है यहाँ पे, ये स्मॉल आर मीटर दूरी पर आपको एक बिंदु पी मिला। ठीक है, जिस पे आपका जो देखो इसका क्षेत्रफल है डी ए। ठीक है, और इस पे बात करें तो इस पे डी ए वेक्टर और ई वेक्टर जो है आपका, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, और जो इसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर होगा वो थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसके बीच में जो घन कोण है, देखो इससे देख लो पूरा, और यहाँ पे जो घन कोण है वो डी ओमेगा है। घन कोण क्या है, डी ओमेगा है, इसे कहते हैं घन कोण। ये आपका है गॉसियन पृष्ठ। अभी पूरा डेरिवेशन देखेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया क्या, सबसे पहले बात की एक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ बनाया, फिर इस पे एक बिंदु ओ है जिस पे प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। इस ओ से स्मॉल आर मीटर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पे हमें क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखो इस पे जो ई वेक्टर अर्थात वैद्युत क्षेत्र और डी ए वेक्टर क्या है, इसका क्षेत्रफल है, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। तो डी ए वेक्टर क्या है, थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे मिला देना, इसको ऐसे मिला देना, बस ये पूरा चित्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपसे कहा क्या गया, किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो इसका जो वैद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा आपका, ठीक है, वो क्या होगा, इसमें उपस्थित आवेश, इसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन भी बताएंगे। पहले इसमें यहाँ पे लिख देते हैं फाई ई क्या है, क्यू क्या है, और एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख भी दिया, फाई ई वैद्युत फ्लक्स, क्यू आवेश, एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो सिंपल, किसी भी गॉसियन पृष्ठ का गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा यहाँ पे लिख लो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है फाई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, या डायरेक्ट आप क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो इस टाइप से, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी गॉस की प्रमेय होती है। फाई ई वैद्युत फ्लक्स, क्यू आपका है आवेश, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। चित्र ये रहा, आप करते इसका डेरिवेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसे हम कर देते हैं रफ। ठीक है, इतना, और डेरिवेशन इसका पूरा करते हैं। तो देखो इसे रफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। तो देखो डेरिवेशन यहाँ पे करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालो। एकदम आसानी से बताएंगे, ध्यान समझना। पहले लिखते हैं यहाँ पे प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, पी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप पूरा लिख लेना, ठीक है। ई इक्वल टू, देखो जो मतलब आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0। अगर माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो K लिख लो, Q/r²। ठीक है, और अगर निर्वात या वायु हो तो केन ना लगाओ, ठीक है, डायरेक्ट इतना ही रख लो। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और इससे मान लो समीकरण नंबर 1। देखो ये फॉर्मूला जो है हमने आपको पढ़ा रखा है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले वाले चैप्टर पे हमने देखा था, ठीक है। तो किया क्या, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², और इससे मान लो समीकरण नंबर 1। बस इतना एकदम आसानी से कर लोगे। अब आगे देखो क्या करते हैं। अब आगे देखो, ये जो छोटा सा भाग है डी ए, इससे डी ए से होकर, देखो यहाँ पे लिखते हैं डी ए से होकर, क्योंकि हमें वैद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो लिखते हैं डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एकदम आसान, देखते रहो बस, डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई। इसका फॉर्मूला होता है डी फाई ई इक्वल टू, देखो ये ई है और यहाँ पे डी ए है और बीच का कोण है थीटा, तो यहाँ पे लिख दो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। एकदम आसानी से समझो। देखो आपका जो डी ए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई ई, ठीक है। डी फाई ई क्या हो जाएगा, ई डी ए, और थीटा कोण है तो कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस मतलब यहाँ पे कोण 90 होगा तो थीटा की जगह 90 हो जाएगा, अगर कोण 0 होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा कोण है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, थीटा। तो डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हमें पता है ये है, तो यहाँ पे रख दो, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान समझो, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इतना आ गया, मतलब ई की वैल्यू हमने रख दी। आप देखो यहाँ पर से आपको साइड पे लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ऊपर गॉसियन पृष्ठ है ये, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन r² जो होता है वो घन कोण डी ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, ये जो घन कोण है डी ओमेगा, इसे कहते हैं घन कोण, यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन r² होता है, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपॉन r² इक्वल टू डी ओमेगा के होता है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे डी ओमेगा। देखो डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, और डी ए कॉस थीटा अपॉन r² की जगह रख देंगे डी ओमेगा, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना आया था, डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा रखा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा। फिर हमने कॉस थीटा आपका क्यों रखा, क्योंकि थीटा कोण था। फिर ई की वैल्यू यहाँ पे रखी, ये वाली। फिर हमें पता है डी ए कॉस थीटा अपॉन r² इक्वल टू होता है डी ओमेगा, ठीक है। तो डी ओमेगा लिख दिया और समीकरण 2 मान लिया इसे, ठीक है। अब देखो ये जो डी फाई ई निकला, ये कहाँ का वैद्युत फ्लक्स निकला है, यहाँ इतने से भाग का, क्योंकि हमने कहा था डी ए से होकर गुजरने वाला, इतने से भाग का है ये, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। अब हम यहाँ पर से लिखेंगे संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, मतलब पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एकदम आसान भाई, इतना करना है बस, आपका पूरा सूत्र आ जाएगा। तो जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, ये पूरा गॉसियन पृष्ठ है। देखो ये जो निकला था डी ए, ये इतने से भाग का केवल आया था डी फाई ई। अब जो संपूर्ण का निकलेगा वो आएगा फाई ई इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन। देखो जब पूरे का निकालना हो तो समाकलन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आपको सिंपल समाकलन कर देना और यहाँ पे लिख देना क्या, डी फाई ई, ठीक है। यहाँ पे डी फाई ई की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। यही डी फाई ई आपको लिख देना है, ये डी फाई ई, ठीक है। फाई ई इक्वल टू, ये आपका क्या है, समाकलन का चिन्ह है, क्लोज इंटीग्रेशन कह सकते हो, और ये डी फाई ई लग देना है, ठीक है। फिर क्या करोगे आगे, फिर इस डी फाई ई की वैल्यू रखोगे, कितनी है, 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। देखो ये दूसरी लाइन पे आएगा, यहाँ पे जगह नहीं बच रही, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो इसे हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये जो आपका इतना पद है इसे ऊपर लिख देते हैं। देखो ये डी, यहाँ पे पहले समझ लो, डी फाई ई की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये वाली 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये वाला आपका ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, और पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं।
ठीक है। तो इतना आ गया, देखो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई था, तो डी फाई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा, जो कि समीकरण 2 निकला था। इतना आ गया। अब देखो इतना हम लोग बाहर कर लेते हैं, देखो कैसे, फाई इक्वल टू Q/4πε0 को बाहर कर लो, अंदर क्या बच जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। आप देखो ये जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा है, इसकी भी वैल्यू होती है, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई के इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। तो यहाँ पे हम इसकी जगह रख देंगे 4 पाई, तो Q/4πε0, और इसकी जगह क्या रख देंगे 4 पाई, 4 पाई रख दो। आप देखो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू आ गया Q/ε0। तो देख सकते हो यही गॉस की प्रमेय है, सिद्ध हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड कह सकते हो। तो गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई। तो सबसे पहले आपने किया क्या, देखो फिर से बताते हैं। आपने किया क्या, ये पूरा चित्र था, आपने सबसे पहले इस डी से होकर गुजरने वाला डी फाई ई निकाला, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा किया, ई की वैल्यू 1/4πε0 Q/r² रखा। फिर उसमें जो डी ए कॉस थीटा/r² आया था, उसकी जगह आपने क्या रखा, डी ओमेगा। फिर आपका ये बना था इतना, ठीक है, ये देखो ये इतना बना था। ठीक है, 1/4πε0 क्यू इंटू डी ओमेगा। फिर हमने क्या किया, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू रखी। फिर यहाँ पर से Q/4πε0 बाहर निकाला, और क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू होती 4 पाई, 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू Q/ε0। और यही आपका क्या है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, और एक बात और समझ लो, अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो तो वो भी बताते थे, लिखना कैसे, मतलब जो चित्र पे किया जाता है वही थ्योरी लिखी जाती है। देखो लिख लेना यहाँ पे, माना एक गॉसियन पृष्ठ है, देखो जो हमने किया चित्र पे वही लिखना। माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर एक बिंदु O है, जिस पर प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है, O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर E वेक्टर और DA वेक्टर जो है थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, E वेक्टर और DA वेक्टर जो है थीटा कोण पर स्थित है, और इसका घन कोण डी ओमेगा। बस इतना लिखना, मतलब जो चित्र में किया जाता है वही लिखना होता है। कि माना एक गॉसियन पृष्ठ है जिस पर बिंदु O है, प्लस Q कूलम आवेश स्थित है, O से R मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर E वेक्टर और DA वेक्टर थीटा कोण पर स्थित है, इसका घन कोण डी ओमेगा है। और फिर आगे से पूरा डेरिवेशन कर लेना। ठीक है भैया, कोई एग्जाम में नंबर नहीं काट सकता। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।